हेलो एवरीवन। आज हम आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर समावेशी शिक्षा के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है हमारा, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं एवं इनके मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है विशिष्ट शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। दूसरा, विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य, विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकताएं। भारत में विशिष्ट शिक्षा के लिए 3 बिंदुओं की आवश्यकता। समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा की अवधारणा और एकीकृत शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, एकीकृत शिक्षा की आवश्यकताएं और विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर। तो जो फर्स्ट हेडिंग है वो है हमारी विशिष्ट शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। तो जो पहली परिभाषा है वो हमारी शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार, तो वह शिक्षा जो उन बच्चों को दी जाती है जो विशेष उपचार की इसलिए अपेक्षा करते हैं क्योंकि या तो वे प्रतिभाशाली हैं या शारीरिक या मानसिक दृष्टि से विकलांग हैं और या शैक्षिक दृष्टि से सामान्य से भिन्न हैं। तो जो विशिष्ट शिक्षा है वो उन बच्चों को दी जाती है जो कि विविधता भरे हैं, यानी कि वो विशिष्ट बालक हैं। तो विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली बालक से लेकर मंदबुद्धि तक बालक आते हैं, या वे बालक आते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम है, या वो बालक भी आते हैं जो समस्यात्मक हैं। तो जितने भी विशिष्ट बालक हैं उन्हीं को हम विशिष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद जेडी हंट के अनुसार विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। यानी कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वो शारीरिक रूप से या संवेगात्मक रूप से या सामाजिक रूप से वो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, उन्हीं को विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती है। विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य, तो पहला जो उद्देश्य है हमारा वो है यह मानसिक तथा शारीरिक रूप से प्रभावित बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है। मानसिक रूप से प्रभावित बालक यानी कि जो बालक प्रतिभाशाली भी हों या वो बालक मंदबुद्धि बालक हो, और जो बालक शारीरिक रूप से अक्षम बालक है, इन सभी बालकों को जो विशेष शिक्षा जब हम प्रदान करते हैं तो वो उनको आत्मनिर्भर बनाती है। उसके बाद यह बालकों में आत्मविश्वास पैदा करती है। जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं या मंदबुद्धि बालक हैं उनमें सामान्य बच्चों की अपेक्षा हीन भावना आ जाती है, और जब उनको विशेष गाइडेंस देके जब उनको शिक्षा प्रदान की जाती है तो उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है। उसके बाद यह विशिष्ट बालकों में पैदा हुई हीन भावना को दूर करती है। फिर यह बालकों को प्रेरणा प्रदान करती है ताकि वह भी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। फिर यह बालकों को देश की मुख्य धारा से जोड़ती है। तो जितने भी विशिष्ट बालक हैं उनको जब हम विशिष्ट शिक्षा द्वारा उनको भी उसी तरीके से शिक्षित करते हैं तो वो भी देश की मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं। यह देश के लिए आदर्श नागरिक तैयार करती है। इस शिक्षा का उद्देश्य साधारण लोगों की विशिष्ट बालकों के प्रति सोच व दृष्टिकोण को बदलना है। तो जो सामान्य लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जो भी बालक शारीरिक रूप से अक्षम है या मानसिक रूप से अक्षम है तो वो बालक सामान्य बालक की तरह कार्य नहीं कर सकता। तो जब इन बालकों को हम विशिष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं तो ये बालक भी सामान्य बालकों की तरह कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो साधारण लोगों की विशिष्ट बालकों के प्रति सोच है उसको हम बदल सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है। विशिष्ट कक्षाएं बाधित बालकों के लिए आवश्यक हैं। बाधित बालक यानी कि जो मानसिक रूप से अक्षम बालक हैं या शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं, इन बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा आवश्यक होती है। प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा ऊंचा होता है, इसलिए प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ समायोजन में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि सामान्य बालकों की अपेक्षा प्रतिभाशाली बालक अपना कार्य शीघ्र समाप्त कर लेता है, फिर वह अनुशासनहीनता कर सकता है, इसलिए विशिष्ट कक्षाएं आवश्यक हैं। यानी कि इनका कहना यह है कि अगर हम प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाते हैं तो जो प्रतिभाशाली बालक है वो अपना कार्य चाहे किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो या पढ़ाई से रिलेटेड जो भी कार्य है वो पहले कर लेगा, उसके बाद वो अनुशासनहीनता पैदा कर सकता है क्लास के अंदर। इसीलिए ज़रूरी है कि इन बालकों को हम विशिष्ट शिक्षा ही प्रदान करें। उसके बाद हमारा आता है विशिष्ट शिक्षा को
अन्य सेवाओं की भी आवश्यकता होती है, जैसे अस्थि अपंग बालकों को शारीरिक, व्यावसायिक तथा नियमित रूप से शारीरिक परीक्षण। जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं उन बच्चों को नियमित रूप से देखभाल की आवश्यकता होती है, और कुछ प्रतिभाशाली बालकों को चिकित्सा देखरेख की निश्चित तथा नियमित रूप से भी आवश्यकता होती है, और कुछ विशिष्ट बालकों को व्यावसायिक और शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक आदि सेवाएं अति आवश्यक हैं। तो जब विशिष्ट स्कूलों में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है, इसके साथ साथ उन बालकों के लिए मनोवैज्ञानिकों का भी चयन किया जाता है, ताकि उन बालकों को समय समय पर गाइडेंस उपलब्ध कराई जा सके। विशिष्ट शिक्षा उस स्थान से शुरू होती है जहाँ पर औषधियों का अंत होता है, यानी कि श्रवण बाधित बालकों को श्रवण यंत्र उपलब्ध कराना, अंधे बालकों के लिए ब्रेल या इससे संबंधित संसाधन उपलब्ध कराना आदि विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से शिक्षा विशेषज्ञों की सेवा द्वारा प्रदान की जाती है। इनका कहना यह है कि विशिष्ट शिक्षा तब शुरू होती है जब किसी भी तरीके की औषधि काम नहीं आती है, यानी कि विशिष्ट शिक्षा को हम, अगर कोई बच्चा सुन नहीं सकता है तो उसको हम श्रवण यंत्र उपलब्ध करा सकते हैं, अंधे बालकों को हम ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जा सकता है, और उसके अलावा और भी रिलेटेड जितने भी संसाधन हैं उनको उपलब्ध करा के हम विशिष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद हमारा आता है विशिष्ट बालकों का महत्व सामान्य कक्षा में आने वाली परेशानियों से समझा जा सकता है, यानी कि विभिन्न बाधित बालकों को शिक्षा देते समय विशेषज्ञों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, अतः विशिष्ट कक्षाओं की आवश्यकता होती है। यानी इनका कहना यह है कि जब भी हम विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में पढ़ाते हैं तो विशिष्ट बालकों, जो विभिन्न तरीके से जो बाधित बालक होते हैं, कोई बच्चा ठीक तरीके से सुन नहीं पाता या कोई बच्चा ठीक तरीके से देख नहीं पाता, तो जो टीचर्स होते हैं उनको पढ़ाने में उनको दिक्कत आती है। इसीलिए ज़रूरी है कि इन बालकों को हम विशिष्ट कक्षाओं में ही पढ़ाएं। आगे हमारी हेडिंग है भारत में विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा का जो प्रारंभ जो हुआ था वो यूरोप में हुआ था। कब? 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक इटार्ड द्वारा। और भारत में विशिष्ट शिक्षा का विस्तार निम्नलिखित रूप से हुआ है। तो फर्स्ट जो हमारा है वो है, प्राचीन काल में सुप्रसिद्ध ऋषि अष्टावक्र हुए जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, फिर भी वेदों के अच्छे ज्ञाता थे। यानी कि भारत में विशिष्ट शिक्षा शुरू से ही प्रदान की जा चुकी है। ब्रिटिश शासन में बाधित बालकों की औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ सन 1869 में जैन ल्यूपोल्ट ने किया था। यानी कि जब आज़ादी से पहले ब्रिटिश शासन में बाधित बालकों की औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन का जो प्रारंभ जो किया गया था वो सन 1869 में जैन ल्यूपोल्ट ने किया था। उसके बाद आज़ादी के बाद 1947 में शासन ने 4 प्रकार की विकलांगता पर विचार किया। वो थी दृष्टि बाधिता, श्रवण बाधिता, मानसिक पिछड़ापन एवं गत्यात्मक असमर्थता। यानी कि दृष्टि बाधिता यानी कि जो बच्चे देख नहीं सकते, श्रवण बाधिता यानी कि जो बच्चे सुन नहीं सकते, मानसिक पिछड़ापन यानी कि जो अल्प बुद्धि बालक हैं या मंद बुद्धि बालक हैं, गत्यात्मक असमर्थता जो बच्चे चलने फिरने या लिखने में असमर्थ है। लेकिन इसमें जो अधिगम विकलांगता है उसको औपचारिक रूप से मान्यता नहीं मिली। अधिगम विकलांगता का मतलब जो बच्चे जो हम डिसलेक्सिया या डिसकैलकुलिया इस तरह की जो क्षमताएं होती है जिसमें बच्चे को पढ़ने में असुविधा होती है या उसको लिखने में असुविधा होती है या उसको गणना करने में जो असुविधा होती है, ये सब जो आती हैं वो अधिगम विकलांगता के अंदर आती हैं। तो जब 1947 में शासन ने केवल 4 प्रकार की विकलांगता पर विचार किया लेकिन अधिगम विकलांगता पर विचार नहीं किया। उसके बाद 1965 में मंद बुद्धि बालकों के विकास के लिए चंडीगढ़ अखिल भारतीय मानसिक विकास समिति का गठन किया गया। फिर कोठारी आयोग जो कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था हमारा 1964 में जिसका गठन हुआ था, उसने क्या किया कि विशिष्ट बालकों को प्रारंभिक स्तर की शिक्षा देने पर बल दिया और समाकलित अथवा समन्वित शिक्षा कार्यक्रम पर बल दिया। समाकलित अथवा समन्वित शिक्षा कार्यक्रम से मतलब है कि विशिष्ट बालकों को सामान्य कक्षा में ही सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जाए, लेकिन उसके लिए उनको अलग से कोई रिसोर्सेज प्रदान नहीं किए जाते थे। उसके बाद हमारा आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इस बात पर जोर दिया कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ ही हो, यानी कि पहली बार यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात की गई।
उसके बाद हम आते हैं 12 दिसंबर 1995 को निःशक्त व्यक्ति यानी कि समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम यानी कि PW एक्ट पारित किया गया। PW एक्ट की फुल फॉर्म है द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट। यानी कि जितने भी निःशक्त व्यक्ति हैं उनको समान अवसर प्रदान किया जाए, समान अधिकार प्रदान किया जाए और पूरी तरीके से भागीदारी उनको दी जाए, यानी कि उनको समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए। उसके बाद हमारा आता है कि विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2000 में समावेशित विद्यालय को मंजूरी दी गई। यानी कि पहली बार भारत में समावेशी शिक्षा की जो शुरुआत की गई वो NCFSE 2000 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा में की गई। NCFSE का जो हमारा फुल फॉर्म है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो ये हमारी शिक्षा के लिए 3 बिंदुओं की आवश्यकता है, यानी कि विशिष्ट शिक्षा के लिए 3 बिंदुओं की आवश्यकता। तो पहला जो है विशिष्ट शिक्षा के लिए हमें प्रशिक्षित शिक्षाविद चाहिए, अध्यापक चाहिए, विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है और दूसरा हमारा विभिन्न श्रेणियों के बालकों के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। यानी कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उन बच्चों के लिए पाठ्यक्रम हमारा अलग रहेगा और जो बच्चे सुन नहीं सकते उन बच्चों के लिए भी हमारा पाठ्यक्रम अलग अलग रहेगा। यानी यहाँ रिसोर्सेज की आवश्यकता, पाठ्यक्रम की आवश्यकता भी अलग अलग होती है। उसके बाद हमें विशेष शिक्षा की इमारत, पठन लेखन सामग्री एवं उपकरण चाहिए होते हैं। उसके बाद हमारा आता है समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो विशिष्ट शिक्षा के बाद समावेशी शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ वो अमेरिका में हुआ था और उसके बाद यहाँ जो डेफिनेशन है वो यूनेस्को के अनुसार है। इस समावेशी शिक्षा वर्णन के लिए अति संवेदनशील तथा सीमांत स्थित सभी अधिगमकर्ताओं की शिक्षा के अवरोधों को हटाने से संबंधित है। यानी कि जितने भी विशिष्ट बालक हैं उन बालकों की जो शिक्षा में जो अवरोध हैं, जो सामान्य बालकों के साथ वो पढ़ नहीं पाते, उन सबको हटाने से संबंधित जो है वो है समावेशी शिक्षा। यह एक प्रतिमानित उपागम है जिसे सभी बालकों की शिक्षा में सफलता के लिए निर्मित किया गया है। यानी कि समावेशी शिक्षा जो है वो सभी बालकों के लिए है, चाहे वो विशिष्ट बालक हो या सामान्य बालक। इसका सामान्य जो उद्देश्य जो है वो है व्यक्ति के शिक्षा के अधिकार के सभी वर्णन को कम करना तथा निराकरण करना है। यानी कि ये नहीं कह सकते कि वो विशिष्ट बालक है तो उसकी शिक्षा का अधिकार अलग होगा या जो सामान्य बालक है उसके शिक्षा के अधिकार अलग होंगे। ये सभी को साथ लेकर चलने वाली शिक्षा है। कम से कम प्राथमिक स्तर तक शिक्षा से तथा इस प्रकार सभी के लिए गुणात्मक शिक्षा तक पहुंच, भागीदारी तथा सीखने में सफलता को संभव बनाना है। तो समावेशी और समेकित शिक्षा का जो हमारा क्षेत्र है उसमें सभी आते हैं, चाहे वो दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे हों, किसी भी अन्य सभी प्रकार के बच्चे, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे, बाल श्रमिक हों और प्रवासी मजदूरों के बच्चे हों, अक्षमता युक्त बच्चे हों, कठिन परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाएं हों, ये दीर्घ स्थायी तथा रोगग्रस्त या एड्स ग्रस्त बच्चे हों। तो समावेशी बच्चों में सभी प्रकार के बच्चे आते हैं। उसके बाद हमारा आता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा की अवधारणा। तो समावेशी शिक्षा का महत्व सबको समाविष्ट करने से है। यानी कि जो समावेशी शिक्षा है उसका जो महत्व है वो विशिष्ट बालक और सामान्य बालक को एक साथ पढ़ाने से है। उसके बाद विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है, इसे स्वीकार करना चाहिए। यानी कि जितने विकलांग व्यक्ति हैं उनको हमें सहयोग देना चाहिए, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। विकलांगता समाज निर्मित है, इसे तोड़ें। उसके बाद बच्चे असफल नहीं होते, वे केवल विद्यालय की असफलता दर्शाते हैं। यानी अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है या उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो दिक्कत उसको पढ़ाने वाले में ना कि बच्चे में। यानी कि बच्चे को बच्चे के हिसाब से ही पढ़ाना चाहिए, न यानी कि प्रतिभाशाली बालक को उसके हिसाब से,
कोई सामान्य बुद्धि का बालक है तो उसको उसके हिसाब से, मंद बुद्धि बालक है तो उस बालक को उस हिसाब से, या स्पेशल कैटेगरी के जितने भी बालक हैं, चाहे जो सुनने में जिनको दिक्कत हो, देखने में उनको दिक्कत हो, तो जिस भी तरीके का बालक है उसे उसी तरीके की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। समावेशन केवल विकलांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना होना भी है। यानी कि समावेशन के अंतर्गत चाहे वो हर तरीके के बच्चे आते हैं, जब भले ही वो विशिष्ट बालक हो, सामान्य बालक हो, या समस्यात्मक बालक हो, या अल्पसंख्यक बालक हो, या पिछड़े बालक हो, या आदिवासी बालक हो, किसी भी तरीके के बालक हो, वो सभी समावेशन के अंतर्गत आते हैं। जितने भी सभी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमारे जितने भी विशिष्ट बालक हैं उनको सामान्य बालकों के साथ ही पढ़ाया जाना चाहिए, उनको प्रवेश पर रोक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भौतिक, सामाजिक तथा व्यवहार संबंधी बाधाएं दूर करें। यानी भौतिक यानी कि जो बच्चे चलने फिरने में असमर्थ हैं उनके लिए स्कूल में रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, और सामाजिक रूप से उन बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए, और जितनी भी व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं उनको दूर करना चाहिए। अंतरों की स्वीकृति, विविधता का उत्सव। अंतरों की स्वीकृति से मतलब है जितने भी विशिष्ट बालक हैं उनमें चाहे वो किसी भी तरह की अक्षमता से युक्त हों, उनको हमें स्वीकार करना है, और क्लास में विविधता का हमें उत्सव मनाना है। साथ मिलकर पढ़ना प्रत्येक बच्चे के लिए लाभदायक होता है। चाहे विशिष्ट बालक और सामान्य बालक जब एक साथ पढ़ते हैं तो विशिष्ट बालकों के अंदर से हीन भावना खत्म होती है, वहीं सामान्य बालकों के अंदर से विशिष्ट बालक के प्रति उन्होंने जो एक कैटेगरी बना रखी है वो उससे दूर होते हैं। समावेशन द्वारा आपस में आदर भाव बढ़ाएं। जब हम समावेशी क्लास में जब दोनों बच्चे, सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे जब एक साथ पढ़ते हैं तो उनका आपस में आदर भाव भी बढ़ता है। उसके बाद हमारी आती है एकीकरण, एकीकृत या समन्वित शिक्षा, यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो जो वह शिक्षा जिसमें विशेष और नियमित शिक्षा को आपस में मिलाकर एक समान कर दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एकीकरण शिक्षा। यानी कि एकीकरण शिक्षा में क्या होता है कि सामान्य बच्चे और जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन जो लेकिन समावेशी शिक्षा और एकीकरण शिक्षा में ये अंतर है कि जब समावेशी क्लास होती है उसमें जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जब उनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है तो उनको विशेष प्रकार से उन्हें संसाधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन एकीकरण शिक्षा में ऐसा नहीं होता है। भले ही बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, चाहे वो सामान्य हो, विशिष्ट बालक हो, लेकिन विशिष्ट बालकों को किसी तरीके का ऐसा कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। उनको जैसे सामान्य बालक को पढ़ाया जा रहा है वैसे ही उनको पढ़ाया जा रहा है। उसका स्टीफन तथा ब्लैकहार्ट के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ पूर्ण रूप से अपंग नहीं, बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यानी कि शिक्षा की मुख्य धारा पूर्ण रूप से अपंग नहीं से मतलब यह है कि जो बच्चे जो सामान्य बालकों के साथ पढ़ सकते हैं, इतने भी अक्षम नहीं कि उनको विशिष्ट क्लास की आवश्यकता पड़े या समावेशी क्लास की आवश्यकता पड़े, वो इतने तो सक्षम हैं कि वो सामान्य बालकों के साथ पढ़ सकते हैं, तो उनको हम एकीकृत शिक्षा के अंदर ही लेते हैं। ये समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। यानी कि वे बच्चे जो विशिष्ट बच्चे तो हैं लेकिन वो इतने भी अक्षम नहीं हैं कि वो सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ सके, यानी कि वो बिना रिसोर्सेज के, बिना संसाधन के भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, तो उनको हम एकीकृत शिक्षा के अंदर ही पढ़ाते हैं। और ये हमारी मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है। इससे जो विशिष्ट जो बच्चे हैं उनके अंदर से हीन भावना भी खत्म होती है, वो भी अपने आप को सामान्य बच्चे की तरह ही समझते हैं। उसके बाद हमारा आता है समन्वित शिक्षा की विशेषताएं। पहला है हमारा समानता के सिद्धांत का अनुपालन, यानी कि जो सामान्य बच्चे हों चाहे विशिष्ट बच्चे हैं दोनों ही समान हैं। शैक्षिक एकीकरण, यानी कि जो सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाते हैं, इसे हमारा शैक्षिक एकीकरण होता है। फिर हमारा था समन्वित शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है।
जब हम समन्वित शिक्षा विद्यालय में लागू करते हैं तो हम सामान्य बालक और विशिष्ट बालक को एक ही क्लास में पढ़ाते हैं, तो इससे हमारा एकीकरण संभव हो जाता है। सामान्य मानसिक विकास, सामाजिक एकीकरण, इससे सामाजिक एकीकरण भी होता है। और कम खर्चीली व्यवस्था, क्योंकि इसमें अलग से कोई रिसोर्सेज विशिष्ट बालकों के लिए रिसोर्सेज नहीं लिए जाते, इसलिए ये कम खर्चीली भी होती है। और समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि वो पढ़ते तो एक ही क्लास में है, लेकिन जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको अलग से रिसोर्सेज प्रदान किए जाते हैं, लेकिन एकीकरण शिक्षा में ऐसा नहीं होता है। एकीकरण शिक्षा में जो कम अपंग बालक है उनको सामान्य बालकों के साथ बिना किसी रिसोर्सेज के साथ पढ़ाया जा सकता है। तो अब आता है हमारा विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा एवं एकीकृत शिक्षा में अंतर। तो पहला जो अंतर है वो है हमारा विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों के लिए प्राचीन धारणा है। यानी कि ये प्राचीन धारणा है कि जो विशिष्ट बालक हैं हमारे, उनको हम केवल अलग से ही हमें पढ़ाया जाना चाहिए, उनको हमें सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि यह आधुनिक धारणा है जिसमें सभी बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, चाहे वो बालक विशिष्ट बालक हो या सामान्य बालक हो। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दोनों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। एकीकृत या समन्वित शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का नवीन एवं प्रगतिशील स्वरूप है। उसके बाद विशिष्ट शिक्षा जो है, इस शिक्षा को संपूर्ण शिक्षा एकीकरण का भाग नहीं समझा जाता है जो बाधित बालकों को दी जाती है। यानी कि विशिष्ट जो शिक्षा जो है वो सामान्य बालकों को दी नहीं जाती, केवल बाधित बालकों को दी जाती है, इसीलिए हम इसको शिक्षा एकीकरण का भाग नहीं समझते हैं। और समावेशी शिक्षा जो है इसे संपूर्ण शिक्षा का भाग समझा जाता है जो विशिष्ट एवं सामान्य बालकों को एक साथ लाती है। और एकीकृत शिक्षा इसे संपूर्ण शिक्षा का एक भाग समझा जाता है जो बाधित बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करती है, न कि अपंग बालकों को सामान्य बालकों से अलग करती है। एकीकृत शिक्षा में क्या होता है कि चाहे वो थोड़ा सा अगर कोई बालक अपंग बालक है लेकिन वो आराम से सामान्य बालकों के साथ पढ़ सकता है, तो उसको एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए इसको हम संपूर्ण शिक्षा का एक भाग समझते हैं। और विशिष्ट शिक्षा एक प्रकार से भेदभाव पर आधारित है, यानी कि विशिष्ट बालक है उनको हम सामान्य बालकों के साथ हम नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए ये भेदभाव पर आधारित है। और समावेशी शिक्षा जो है वो समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत पर आधारित है। और एकीकृत शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद हमारा आता है कि विशिष्ट शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं इस कार्य क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है। यानी कि विशिष्ट शिक्षा जो है, जो विशिष्ट बालक जो होते हैं उन बालकों के गुणों को देखकर उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। और समावेशी शिक्षा विशिष्ट अधिगम के लिए नए आयाम खोलती है। विशिष्ट अधिगम के लिए यानी कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको सामान्य क्लास में पढ़ाने के लिए उनको संसाधन उपलब्ध कराना, यानी कि रिसोर्सेज उपलब्ध कराना, इसीलिए ये विशिष्ट अधिगम के लिए नए आयाम खोलती है। और एकीकृत शिक्षा सामान्य शिक्षा के साथ विशिष्ट विधान उपलब्ध कराती है। यानी कि एकीकृत शिक्षा में हम सामान्य शिक्षा और विशिष्ट बालकों, सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चों को हम एक साथ पढ़ाते हैं, इसीलिए ये सामान्य शिक्षा के साथ विशिष्ट विधान उपलब्ध कराती है। और विशिष्ट शिक्षा के लिए विशिष्ट कक्षा को स्थापित करना पड़ता है। जब हम अलग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए हमें स्पेशल क्लास का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और समावेशी शिक्षा में इसमें विशिष्ट बालक एवं सामान्य बालकों को एक ही कक्षा एवं शिक्षक द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। और एकीकृत शिक्षा में इसमें विशिष्ट शिक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है, परंतु विशेष स्थिति में ऐसा किया जाता है। एकीकृत शिक्षा में क्या होता है कि जो विशिष्ट बालक है उनको हम सामान्य बालकों के साथ पढ़ाते तो हैं, लेकिन उनके लिए अलग से कोई इंतजाम नहीं किया जाता। उनको जैसे सामान्य बालक को पढ़ाया जा रहा है वैसे ही विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। विशिष्ट शिक्षा का स्वरूप कुछ सीमा तक चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा जैसा होता है। यानी कि जो जैसा बच्चा है, चाहे अगर कोई बच्चा देखने में अक्षम है तो उसको उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, मतलब एक तरीके से उसकी चिकित्सा की जा रही है। और समावेशी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक एवं छात्र अधिगम केंद्रित है। और एकीकृत शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है।
उसके बाद विशिष्ट शिक्षा में विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से अलग कर शिक्षा देने में बाद में दोनों में सामंजस्य की समस्याएं आने लगती हैं। क्योंकि विशिष्ट शिक्षा में हम क्या करते हैं कि विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा दे रहे हैं, तो बाद में उनके अंदर समायोजन में समस्याएं आती हैं। लेकिन समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के जो बालक होते हैं उनको एक साथ लेकर चलते हैं, इसीलिए प्रारंभ से ही उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न होने लगती है। और एकीकृत शिक्षा विशिष्ट बालक एवं सामान्य बालक को अलग नहीं करती है, बल्कि वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है। अब विशिष्ट शिक्षा इधर देखिए, जो विशिष्ट शिक्षा है उसमें क्या है, ये मान लीजिए ये विशिष्ट बालक है हमारे, और ये सामान्य जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो सामान्य बच्चे हैं। तो जो हमारी जो विशिष्ट शिक्षा है वो सामान्य व्यवस्था का प्रथम भाग है, पृथक भाग है, प्रथम नहीं पृथक भाग है। और जो हमारी समावेशी जो शिक्षा है वो सामान्य व्यवस्था का संपूर्ण भाग है, यानी कि इसमें हमारे सामान्य बच्चे भी हैं और विशिष्ट बालक भी हैं। जो रेड कलर से वो हमारे विशिष्ट बालक हैं और जो वाइट कलर से वो हमारे सामान्य बच्चे हैं। एकीकृत शिक्षा में क्या होता है, दोनों एक साथ पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इनको अलग से विशिष्ट बालकों को रिसोर्सेज प्रदान नहीं किए जा रहे, जैसे कि समावेशी शिक्षा में प्रदान किए जा रहे हैं। इसीलिए ये सामान्य व्यवस्था का एक भाग होता है। ठीक है। यहाँ प्रथम नहीं है, ये पृथक है, मतलब अलग भाग है ना, इसलिए इसको पृथक कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपके लिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन का एक प्रश्न लेकर आऊँगी। धन्यवाद।